हेलो एवरीवन, राज कॉमिक्स विशेषांक का ये देखिए आई वाला टल बांकेलाल का कॉमिक्स है। तो आइए और इस कॉमिक्स का आनंद लीजिए। आई वाला टल, इसका हास्य सलाहकार है संजय गुप्ता विवेक मोहन। कहते हैं मृत्यु के पश्चात अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति रहती है, सबका कल्याण होता है। वर्ष में 10 दिन श्राद्ध के दिन के रूप में माने जाते हैं। इन दिनों हर कोई श्राद्ध मनाता है। बांकेलाल, ये रही मेरी पूर्वजों की सूची। इसे लेकर तपोवन चले जाओ और सभी ब्राह्मणों को श्राद्ध के भोजन का न्योता दे आओ। ध्यान रहे कोई छूटने ना पाए। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। बांकेलाल घोड़े बादशाह पर सवार होकर तपोवन को चल पड़ा। बादशाह, आराम से चल, कोई जल्दी नहीं है तपोवन पहुंचने की। जल्दी क्यों नहीं है बांकेलाल? वापस आकर मुझे भी तो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना है। 7 ब्राह्मण घोड़ों को चने और हरी दूब का भोजन कराना है। इधर प्रबंध मंत्री के नेतृत्व में श्राद्ध की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। प्रधानमंत्री जी जलेबी की चाशनी बनाने के लिए गुड़ की भेलियों की 6 कट्टे चाहिए। ज़्यादा पेजोल खर्ची नहीं करने। 4 से काम चलाओ रसोइया, 2 से मेरा काम चलेगा। प्रबंध मंत्री जी, बर्फी काटने के लिए ये चाकू छोटा पड़ रहा है। ओह, तो ये लो तलवार, इससे बर्फी काटो। वाह, मैं चाकू के पैसे बचा लूंगा। प्रबंध मंत्री जी समोसे रखने के लिए थाल कम पड़ गए। ठीक है, अभी प्रबंध करता हूँ। थोड़ी देर बाद ये लो ढाले। शास्त्रागार में आजकल बेकार ही पड़ी थी, बाकी समोसे इनमें सजा दो। समोसे खाता प्रबंध मंत्री आगे बढ़ा। क्यों पूरी से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? प्रबंध मंत्री जी, ये पोनी छोड़ी टी है, ठीक है, इससे पूरियाँ ठीक से नहीं निकल रही। तो फिर ये लो बाला, इससे सारी पूरियाँ आराम से निकल जाएगी। वाह! उसी समय विशालगढ़ के एक पड़ोसी राज बल्ले मासान में खूब बर्फियाँ काट लो, खूब समोसे तल लो, खूब पूरियाँ बना लो। राजा बलि से इस बार राजा विक्रम सिंह के श्राद्ध के इस आयोजन को पूरा नहीं होने दूंगा। महाराज लार सिंह तो मेरा नाम है, आपकी लार क्यों गिर रही है? क्या करूं सेनापति? पकवानों के नाम सुनते ही मेरी लार गिरने लगती है, और फिर जब तक मैं पकवान पर हाथ साफ नहीं कर लेता लार टपकना नहीं रुकती। किंतु महाराज, ज़्यादा लार टपकाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपकी शक्ति छीन होती है। इसलिए तो हमने बर्फी खा ली है सेनापति, और देखो लार टपकना रुक गई। सेनापति, लार से युद्ध की तैयारी करो। अब हम युद्ध करके इस आयोजन में अपने टांग अड़ाएंगे। जो आ गया महाराज। जबकि इधर बांकेलाल तपोवन में ऋषियों मुनियों व ब्राह्मणों को न्योता देकर वापस महल लौट रहा था। ब्राह्मणों, ऋषियों और मुनियों के खाए भोजन से पूर्वजों का पेट कैसे भर जाता है, ये तो मेरी कभी सी समझ में नहीं आया। थोड़ा बादशाह अपनी आदत से मजबूर न आया। बांकेलाल, कम से कम एक बार तो गिरा लेने दो। अरे रे, ये क्या करता है? बादशाह के बच्चे। बांकेलाल, उठ बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? ये कौन बोला? हम? तुम?
कौन हो तुम और मेरी राह में क्यों लेटी हुई हो? बांके बेटा, मेरे घोड़े में इतनी हिम्मत नहीं है हमें कुचल पाए। मेरे घोड़े के पाँव के नीचे आ जाते तो बांके बेटा, तेरे घोड़े में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें कुचल पाए। ये बात अभी कुचल कर दिखाता हूँ। शाबाश बादशाह, मगर अबे जा चना घास खाकर आ। रोज तो मैं गिराता हूँ, आज पहली बार मुझे किसी ने गिराया। अब अरे देखो, शराफत से तुम सारे मेरी राह छोड़ दो, वरना कहीं मुझे क्रोध आ गया तो तू हमारा क्या कर लेगा? आई क्या कर लेगा भाई? जा, नहीं हटते। तुझ में हिम्मत है तो हमें हटा ले। अपनी उम्र खर्च चुके लोगों के मैं मुंह नहीं लगता। मैं दूसरी राह से चला जाता हूँ। चला बादशाह। अभी बड़े दूसरी राह पर भी नजर आने लगे। बांकेलाल, तू हमें राह से हटाए बिना नहीं जा सकता। आए, ये बिना अपनी जगह से हिले यहाँ पर भी कैसे आ गए? बांकेलाल, लानत है तेरी मर्दानगी पर, जो तू इन बूढ़ों को उठा कर न फेंक सका। और इधर तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब देखो बांकेलाल की ताकत का कमाल। दिखा दिखा, दम लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा। उफ, ये तो हिल भी नहीं रहे। और फिर जब बांकेलाल अपनी हर कोशिश करके हार गया, तब रहने दे बेटा, ये तेरे बस का नहीं है। ले बांकेलाल, हम खुद ही खड़े हो जाते हैं। तुम सब कौन हो? बांकेलाल, गौर से मुझे देख और मेरे बड़े भाइयों को देख, हमारी शक्लें तुझसे मिलती हैं ना? बांकेलाल, हम तेरे पूर्वज हैं। पूर्वज? ये यानी कि हाँ बांकेलाल, जिनका तूने कभी श्राद्ध नहीं किया। बांकेलाल, तुझे नरक का उसूल नहीं पता। हमें अच्छा भोजन केवल श्राद्ध के दिनों में ही मिलता है, बाकी दिनों सड़ा जला खाना पड़ता है। तो मैं क्या करूं? बांकेलाल, हमारे नरक के सारे साथी इन दिनों तरह तरह के पकवानों का स्वाद लेते हैं, मगर हम हर बार भूखे रह जाते हैं। हाँ बांकेलाल, तेरी माँ और तेरा बापू हमारा श्राद्ध करते थे, मगर उन दोनों की मृत्यु के बाद तो तूने किसी का भी श्राद्ध नहीं किया। दुष्ट दुष्ट, तू हमारे खानदान के नाम पर धब्बा है। हाँ, एक बदनुमा दाग। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मेरे बापू कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? वो स्वर्गवासी हुए। स्वर्ग के द्वार कराने वाले मांगने नहीं आते, खिला दो तो खा लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग में उन्हें भोजन, वस्त्र या अन्य किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होती। ये तो लोगों को ही पता नहीं होता कि कौन स्वर्ग गया और कौन नरक, इसलिए श्राद्ध करना हर एक के लिए आवश्यक होता है। बांकेलाल, बोल, तूने हमारा श्राद्ध क्यों नहीं किया? मुझे क्या पता कि मेरे सारे पूर्वक नरक में हैं, मैं तो सबको स्वर्ग में समझता था। बांकेलाल, कान खोल कर सुन लो, इस बार तेरी एक भी नहीं चलेगी और तुझे हमारा श्राद्ध करना पड़ेगा। हाँ, वरना हम तुझसे चिपट जाएंगे। बाप रे, ये तो भूत बन गए। बांकेलाल, अब हम तेरे साथ की बनी खैर पूरी, हलवा, आलू की सब्जी, दाल, रोटी, चावल, मिठाइयाँ, फल सब कुछ खाएंगे
और अगर तूने आनाकानी की तो तुझे सूखे कुएं में टांग देंगे। मुझे मगर मंजूर है बादशाह के बच्चे, तुझे गिराने के लिए यही जगह मिली थी। तो फिर चल बैठ घोड़े पर हिन। और हाँ बाकलाल, हम सिर्फ तुझे ही दिखाई देंगे, मुझे भी तो दिख रहे हो। आज कई वर्षों के बाद बांकेलाल को अपने पुराने मकान की याद आई। अब इन भूत बुजुर्गों को मैं महल में तो ले जा नहीं सकता। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। यही रहकर इनके भोजन की व्यवस्था करनी होगी, वरना ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। बहू वाह, ऐसे स्थान पर ही तो हमें मज़ा आता है। जल्दी से बांकेलाल ने सभी प्रबंध कर दिए और बांकेलाल भोजन की कैसे बढ़िया सुगंध आ रही है, अब रहा नहीं जाता। हाँ बाके बेटा, जल्दी से भोजन परोस। ये लो भोजन तैयार है, जल्दी से भोजन ग्रहण करो। वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया बाकेलाल ने। बाकेलाल, इस सब्जी में आलू ढूंढने के लिए लगता है तोरी में गोता लगाना पड़ेगा। बाकेलाल, ये क्या है? ये पूरी है। सुबह से शाम हो गई है, कम वक्त कब पे अभी तक नहीं भरा। बाकेलाल, और खीर लाओ। बाके, मुझे हलवा दो। मुझे आलू की सब्जी तोरी बाल्टी में देना बाके बेटा। जल्दी ही खाना खत्म हो गई। वो खत्म हो गया, पर अभी तो सिर्फ एक ही दिन का हुआ है। तो यहाँ श्राद्ध के 10 दिन तक रहेंगे और तब तक खाते ही रहेंगे। तो 10 दिन? न नहीं बब्बू। अरे बाके बेटा, बेहोश हो गया, इसे होश मिला, वरना खाना कौन बनाएगा। ये बाके को इसका जूता सुंघाओ। उसी वक्त महल में महर्षि तुनकाचार्य जलेबी और लीजिए ना, ये सब आपके लिए ही है तो बनाया है। हाँ, क्यों नहीं, डाल दो। पर वो समोसे भी तो और मंगाइए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि महाराज, गजब हो गया महाराज। सेनापति, क्या हुआ? तो यहाँ बल्ली मारान के राजा बल्ली सिंह ने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी है। क्या? तब तो मुझे फौरन युद्ध के लिए तैयार होना होगा। क्षमा करें राजन, किंतु आप श्राद्ध छोड़कर बीच में नहीं जा सकते। यह हमारा और हमारे बुजुर्गों का अपमान होगा। तो फिर मैं क्या करूं? बांकेलाल को फौरन बुलाओ। बांकेलाल अपने पूर्वजों के श्राद्ध कर रहा है, मैं खुद उसे बुलाकर लाता हूँ। सेनापति तेज घोड़े पर सवार हुआ और जा पहुँचा बांकेलाल के सम्मुख। बांकेलाल, बल्ली मारान के राजा बल्ली सिंह ने विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया है, तुझे महाराज ने शीघ्र बुलाया। अरे ये क्या, बांकेलाल सो रहा है? सेनापति ने जुत्ती उठाई और बांकेलाल, उठो, महाराज ने बुलाया है। बांकेलाल को होश आ गया। इसे जुत्ती पड़ते ही होश आ गया। हम भी इसे जुत्ती सुहाने ही जा रहे थे। हाँ, होश में आते ही बांकेलाल को दिखाई पड़ा सेनापति। अरे सेनापति, तुम? हाँ, तुम्हें महाराज ने फौरन बुलाया है। बांकेलाल, इसे जल्दी से दफा करो। और फिर सेनापति सारी बात बांकेलाल को बताता चला गया। सेनापति, तुम थोड़ी देर बाहर चारपाई पर बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना, सो मत जाना है। बांकेलाल, अगर तुम चले गए तो हमारे लिए और खाना कौन बनाएगा? लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। हमें नहीं पता, बस हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बांकेलाल, तुम खाना बनाओ, युद्ध लड़ने हम जाते हैं। ओह, तो फिर ठीक है। पिंड छूटा। तब बांकेलाल भी बाहर आया। मैं अभी नहीं आ सकता, पर महाराज की समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम जाओ और महाराज को मेरा यह संदेश दे दो। मैंने तो अपना काम कर ही दिया है, मैं चलता हूँ।
सेनापति की बात सुनकर विक्रम सिंह भी चकरा गया। क्या बांकेलाल ने आने से मना कर दिया और यह कह दिया कि समस्या का समाधान हो जाएगा, पर कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता महाराज। जबकि विक्रम सिंह ने आदेश दिया, सेनापति तुम सेना लेकर जाओ और दुश्मन का जमकर मुकाबला करो। हम श्राद्ध के दिनों बाद युद्ध में शामिल होंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें महाराज, तब तक के लिए मेरे पास हजारों सैनिकों की सेना है। सेनापति विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा और आक्रमण, आगे बढ़ो और बहादुर सिपाहियों, तुम अपने आप को अकेला मत समझना। मैं यहाँ से और सैनिक थोड़ी थोड़ी देर में भेजता रहूँगा। ठहरो। ये क्या? सेनापति लार सिंह और उसके सैनिक तो खुद ही आपस में एक दूसरे से को काट रहे हैं। मार डाला। अरे कमबख्त, मुझ पर क्यों प्रहार कर रहा है? मैं कहाँ कर रहा हूँ, पर तलवार तेरी गर्दन की तरफ ही जा रही है, तो मैं क्या करूँ? कमबख्तो, भोजन के समय पर युद्ध करने आते हो? हम अभी तुम्हें युद्ध का मजा चखा देंगे। ठहरो कमबख्तो, अपने सैनिकों को क्यों मार रहे हो? दुश्मनों के सैनिकों पर आक्रमण करो। अरे ये तो मुझ पर ही हमला करने लगे। सेनापति तो हैरानी का पहाड़ टूट पड़ा था। कमाल है, ऐसा युद्ध तो मैंने पहले कभी नहीं देखा जिसमें अपने ही सैनिक एक दूसरे को मार रहे हैं। सैनिक आपस में कट कर गिरने मरने लगे। तूने मुझे मारा तो फिर ले, एक ही बार में उड़ा दूंगा तुझे। जब तक वहाँ युद्ध हो रहा है, मेरे लिए और सारे सैनिकों के लिए ही शिकंजी बना कर लाओ। जो आज्ञा सेनापति जी। आखिर सेनापति लार सिंह को जान बचाकर भागना पड़ा। युद्ध बंद करो और वापस चलो। हम युद्ध जीत गए, अब इनको जाने दो। दुश्मन मुझे देखकर ही भाग गए और हम बिना लड़े ही युद्ध जीत गए। अपने अपने शिकंजी के बर्तन इकट्ठे करो और वापस चलो। वाह, यह अद्भुत समाचार सुनकर विक्रम सिंह की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बिना लड़े ही हम युद्ध जीत गए? वाह, यह चमत्कार कैसे हो गया? बांकेलाल ने अवश्य कोई तिकड़म भिड़ाई होगी जो हम उससे बाद में पूछेंगे। इसी बात पर मेरी ओर से एक एक गर्मा गर्म जलेबी सबको और दो। और इधर बांकेलाल पड़ा था बिस्तर पर। बांकेलाल, उठ कमबख्त, हम युद्ध जीत कर आ गए, कौन खाना दे। ये तो इतनी जल्दी वापस आ गए, मैं सोच रहा था कि युद्ध कम से कम 1 माह तक तो चलेगा। बांके, खाना कहाँ है? उन्होंने नहीं बनाया, मुझे नींद आ गई थी, तो फिर चख मजा। मर गया। चलो इसी वक्त खाना बना, वरना हमसे बुरा कोई न होगा। बनाता हूँ। मरता क्या न करता, बांके को खाना बनाना ही पड़ा। बांकेलाल, कान खोल कर सुन ले, श्राद्ध के दिनों तक तू यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा। बांकेलाल, आई बला को टालने की कोई योजना बना, वरना श्राद्ध के दिनों में तेरा भी श्राद्ध न बनाना पड़ जाए। जबकि इधर पराजय का समाचार सुनकर राजा बलि सिंह का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। नहीं, मैं पराजय को स्वीकार नहीं करूंगा। सेनापति लार सिंह श्राद्ध के इन दिनों में तपोवन से रोजाना सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण महल पहुंच रहे हैं। तपोवन के जितने ब्राह्मणों ने अभी महल में जाकर भोजन नहीं किया है, उनका हरण कर लो। जब ब्राह्मण ही नहीं होंगे तो राजा श्राद्ध का भोजन पूरी, छोले, आलू, बर्फी, हलवा, खीर यम 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 खिलाएगा। किसे खिलाएगा? महाराज, लार संभालिए। हलवा लाओ। यम 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 बाबू। हलवा खाते ही लार टपकना बंद हो गई।
तो फिर मैं तपोवन के सभी ऋषि मुनियों का हरण करने जाता हूँ। सेनापति लार सिंह ने तपोवन में उड़ाया विषैले धुआं। इस धुएं की गंध से सभी ऋषि मूर्छित हो जाएंगे और अब मैं अपने सैनिकों की मदद से इन्हें बैलगाड़ियों में भरकर यहाँ से ले जा रहा हूँ। यह समाचार सुनकर तो महाराज के पांव तले की जमीन ही खिसक गई। क्या? राजा बलि सिंह आज ब्राह्मणों का हरण करके उन्हें सिंह वन में ले गया है, तो अब श्राद्ध का भोजन कौन करेगा? एक की जगह पर तो मैं क्या कर लूँगा। वैसे तो सबकी जगह पर मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मगर श्राद्ध का जो निमंत्रण हमने ब्राह्मणों को दिया है उसका क्या होगा? बांकेलाल को बुलाओ। हाय ओ रब्बी, इस अब की होगा। मैं बुलाकर लाता हूँ महाराज। सेनापति तेज रफ्तार घोड़े पर बांकेलाल के पास पहुँचा, पर बांकेलाल ने उसे फिर बाहर जाकर चारपाई पर बैठने को कहा। जल्दी आना बांकेलाल। और मगर जैसे बांकेलाल ने चलने उठाया, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे जाने दो। बांकेलाल, तुम खाना बनाने पर ध्यान दो, ब्राह्मणों को सीवन से हम छुड़ा कर ले आएंगे। बहुत काश तपोवन के सारे ऋषि मिलकर इन भूतों को सूखे कुएं में लटका दें। बांकेलाल ने सेनापति को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। फिर जब सेनापति ने महाराज को सारी बात बताई तो क्या? बांकेलाल ने फिर आने से मना कर दिया और यह कह दिया कि मेरी समस्या का हल हो जाएगा, पर कैसे ये नहीं बताया। सेनापति, तुम सेना लेकर वहाँ जाओ। सिंहवन, पिंजरे से बाहर निकलिए महाराज और मुझे आशीर्वाद दीजिए। ही दुर्हट। अच्छा, बाहर मत निकलिए, अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर फिर लीजिए, मैं उसे से ही संतोष कर लूँगा, यानी खाकर ही। वो सेनापति भी ब्राह्मणों को छुड़ाने की युक्ति सोच चुका था। मेरे बहादुर सिपाहियों, सिंहों से क्या डरना, सिंह की खाल पहनकर सिंह वन में प्रवेश करो। और अगर कोई खतरा आया तो मैं पेड़ से ही तुम्हें सावधान कर दूंगा। मगर हंगामा तो अब शुरू होने वाला था। चलो भाई, शुरू हो जाओ। इन सारे सिंहों के पूंछ की तरफ से पकड़ लो। कौन है? सामने आकर बात कर। अबे कौन खींच रहा है? इन्हें आपस में पूंछ की तरफ से बांध दो। हमारी पूंछे कौन बांध रहा है? कौन है जो शेरों को हरा रहा है? सेनापति ने भी देखा वो चमत्कार। ये क्या? सारे सिंहों की पूंछे अपने आप बंद चली जा रही है। थोड़ी ही देर में सिंह वन में एक भी सिंह छुट्टा दिखाई न पड़ा। अब हम ब्राह्मणों के पिंजरे खोल देते हैं। अरे ये तो भूत हैं, ईश्वर जल्दी ही इनकी आत्मा को शांति दे। बांकेलाल सुनेगा तो प्रसन्न होगा कि हमने सारे सिंहों को बांधकर ब्राह्मणों को मुक्त करा दिया। पर वो सिंह बेहोश कैसे हो गए? मैं सेनापति हूँ और हम सैनिक हैं। गुरु भाइयों, मिलकर जोर लगाओ तभी हम छूट पाएंगे। सेनापति और सैनिक सिंहों से मुक्त होकर जब ब्राह्मणों के साथ वापस पहुँचे तो महल में श्राद्ध का कार्यक्रम एक बार फिर आरंभ हो गया। अरे वाह, एक बार फिर चमत्कार हो गया। अगर ब्राह्मण लौट न आते तो श्राद्ध का कार्यक्रम बीच में ही रुक जाता। जबकि इधर बांकेलाल को पड़ी पुनः लात। उठ बैठ के, हम अपना काम करके आ गए, खाना कहाँ है? बांके हड़बड़ा कर उठ बैठा। ओह, तुम तो तूने क्या समझा था कि शेर हमें खा जाएंगे और हम वापस नहीं आएंगे? बांकेलाल, तू कान खोलकर सुन ले, हम भोजन करने आए हैं। मेरा कान तो छोड़ो। बहू मरता क्या न करता।
बांकेलाल को एक बार फिर चूल्हा चौका संभालना ही पड़ा। गुर्र, इस बार कमबख्तों को अधपका भोजन खिलाऊंगा ताकि इनके पेट में दर्द हो जाए और ये यहाँ से दफा हो जाए। फूह। देखिए बांके, पिछली बार भोजन कच्चा रह गया था, इस बार भी कच्चा हुआ तो हम तुझे ही कच्चा ही खा जाएंगे ही। ग्रर। उसी समय राजा बलि से अपने सेनापति लारा सिंह पर बरस रहा था हवा। लानत है सेनापति, तुम तो कह रहे थे तुमने ऐसा इंतजाम किया है कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हारी कैद से बच कर नहीं भाग सकता और न ही कोई उन्हें आकर छुड़ाने की हिम्मत कर सकता है। फिर सारे के सारे ब्राह्मण कैद से कैसे निकल भागे? अरे पंखा मुंह पर क्यों मार रही है? पीछे हटकर चल। महाराज, मैं खुद हैरान हूँ कि सिंह वन से आखिर सभी ब्राह्मण निकल कैसे गए। राजा विक्रम सिंह के श्राद्ध आयोजन में टांग अड़ाने की हमारी ये योजना भी विफल हो गई, क्योंकि अब तक ब्राह्मण महल में पहुंच गए होंगे और 56 प्रकार के भोग यानी बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कलाकंद, रबड़ी, फलूदा, खीर, यम यम यम, पूरी, हलवा, मावा, पिस्ता, बादाम, लार 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 का आनंद ले रहे होंगे। सेनापति, मुझे चक्कर आ रहे हैं। दासी, जल्दी से छैनी की मिठाई महाराज को दो। छैनी खाते हैं। महाराज, आपको कितनी दफ़ा कहा है कि आप पकवानों के नाम मत लिया करो, क्योंकि ऐसा करते हैं आपकी लार बहने लगती है। ओह, अंधेरा छट गया। चबड़ चबड़ चबड़। और लार में ही आपकी सारी शक्ति है। इस बार की तुम फिक्र मत करो सेनापति लार सिंह, और अब जो मैं कहता हूँ वह करो। अगर किसी तरह राजकुमार मोहक सिंह को गायब कर दिया जाए तो महल का एक एक कर्मचारी तक उसकी खोज में जुट जाएगा और श्राद्ध का आयोजन खटाई में पड़ जाएगा। इन दिनों सब श्राद्ध में लगे हैं। राजकुमार मोहक सिंह अपने मित्रों के साथ गुल्ली डंडा, छुपन छुपाई और लंगड़ी टांग जैसी क्रीड़ा में लगा रहता है। उसे गायब करना तो मेरे बाएं हाथ में का काम है। क्रोध ही सेनापति लार सिंह वेश बदलकर अपने सैनिकों के साथ वहां जा पहुंचा जहां राजकुमार मोहक सिंह अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। इस वक्त राजकुमार छुपन छुपाई खेल रहा है और अपनी उस सखी के साथ झाड़ियों के पीछे छुपने जा रहा है। यही अवसर है। हाँ, अरे कौन है? राजकुमार को मैंने बेहोश कर दिया है, भागो। इस समाचार का पता लगते ही पूरे राजमहल में हड़कंप मच गया। राजकुमार मोहक सिंह को क्रीड़ा स्थल में कोई उठाकर ले गया। रानी स्वर्णलता का रो रो कर बुरा हाल था। महाराज, मेरे पुत्र का तुरंत पता लगाइए। सुबुक सुबुक सुबुक। महारानी, जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हो जाते मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता, अन्यथा ये ब्राह्मण ऋषि मुनि मुझे शाप दे देंगे। नहीं राजन, ऐसा मत करो। जब तक आपका पुत्र नहीं मिल जाता पकवान वाला हमारे गले से नीचे कैसे उतरेगा? घर ले जाएंगे तो हो सकता है कम हो जाए। अब तो हम भोजन राजकुमार के मिल जाने के बाद ही ग्रहण करेंगे। अब महारानी इधर सुबक सुबक रही है। ऋषि काम बिगाड़ाचार्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा क्या है, हम तो श्राद्ध के बाद भी खा लेंगे। ही हाँ हाँ हाँ। सेनापति, जल्दी से बांकेलाल को जाकर लाओ। इधर सेनापति बोल रहे हैं, ठीक है महाराज, मैं गया और आया। इधर यम 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 यम। ही बांकेलाल, इस बार ये मिठाई तो तुमने बड़ी जोर की बनाई है, इसे खाकर तो आनंद ही आ गया। चबड़ 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 चबड़। बांके बेटा,
इस मिठाई को कहते हैं चबड़ 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 गसूटो। इसे छैना मुर्गी कहते हैं। तो तू बकलाल पापी शैतान, हमें मुर्गी खिला दो, हमें मांसाहारी बना दिया। हाँ, मेरी गर्दन छोड़ो, इसमें मांसाहार नहीं है, ये तो मिष्ठान है। खाए वो पनीर का बनाता है, पर चूंकि ये दानों के आकार का होता है इसलिए इसका नाम छैना मुर्गी है। ओह, ये बात, फिर तो और लाओ। कम वक्त तो तुम्हारा इंतजाम मुझे करना ही पड़ेगा, वरना मेरी अर्थी जल्दी उड़ जाएगी। सहसा कुछ सोचते सोचते बांकेलाल के मस्तिष्क में एक विचार कौन था। ओह, अगर मैं इन्हें सूखे कुएं में भेज दूं तो ये वहां से कभी बाहर नहीं लौट पाएंगे। नगर का ओझा भी दुष्ट आत्मा व भूतों को भी वहीं छोड़कर आता है। बांके बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर और लकड़ियाँ लाने। बाहर आकर बांकेलाल ने वहाँ रखे लकड़ियों के भट अंदर को गीला कर दिया। हे, अब आएगा मज़ा, मुझे ये विचार पहले क्यों नहीं सूखा। बांकेलाल चूल्हे में आग बुझ रही है और लकड़ियाँ क्यों नहीं डालता बेटा? मैं क्या करूँ बुड्ढे खुसट, सूखी लकड़ियाँ खत्म हो गई है, गीली लकड़ियों से आग नहीं धधक रही। बांके, ये तू क्या कर रहा है? सारा कच्छ धुएं से भर गया है। ख ख ख अगर हम ऐसे ही खांसते रहे तो सारा खाया पिया बाहर हो जाएगा। ख ख ख तो फिर क्या करूं? मुझे सूखी लकड़ियां ला दो। ठीक है, पर सूखी लकड़ियां हमें कहाँ मिलेगी? सूखी लकड़ियां तो सूखे कुएं में ही मिलेगी। ठीक है बांके बेटा, तू पूरियों के लिए और आटा गूंथ कर रख, हम सूखी लकड़ियाँ लेकर आते हैं। भूत गड्ढों के बाहर आते ही ओ मारा पापड़ वाले को, फंस गए बुड्ढे मेरे फेंके जाल में। भूत गड्ढों के बाहर निकलते ही प्रवेश किया सेनापति ने। बांकेलाल जल्दी चलो, राजा बलि सिंह राजकुमार मोहक सिंह को उठाकर ले गया है, और इस बार ये भी नहीं बताया कि उसने राजकुमार को कहाँ छिपाया है। चलो, ये कांटा भी साफ हुआ। किंतु प्रत्यक्षतः बांकेलाल ने चौंकने का अभिनय करते हुए कहा, क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। किंतु सेनापति, तुम थोड़ी देर बाहर चारपाई पर जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। बांकेलाल बार बार यही देता है और बाहर चारपाई भी नहीं बिछा रखी। बांकेलाल जल्दी ही बाहर आया। सेनापति, मैं श्राद्ध छोड़कर नहीं आ सकता, कमबख्त बड़ी गहरी निद्रा आ रही है। तो महाराज से जाकर कह दो कि वे घबराए नहीं, भतीजा मोहक सिंह अपने आप घर पहुंच जाएगा। कमाल है, अपने आप कैसे पहुंच जाएगा? पर ठीक है बांकेलाल, मैं ऐसा ही बोल देता हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम। कहकर सेनापति वहाँ राजमहल की ओर लौट गया। जबकि इधर सूखे कुएं में कोई है? अरे कोई है? मुझे बाहर निकालो। उफ, पिताश्री माताश्री, मुझे बाहर निकालो। इस कुआं एक भयानक कट्ठा से यही कौन है? मैं इस कुएं का कृपदेव हूँ। तू व्यर्थ ही चिल्ला रहा है बालक, इस कुएं की तरफ आने का साहस कोई भी नहीं करता, फिर तुझे कौन आकर बाहर निकालेगा? लेकिन अगर मैं यहाँ रहूँगा तो भूख प्यास से मर जाऊँगा। कृपदेव, क्या तुम भी मुझे बाहर नहीं निकाल सकते? नहीं, पर हाँ, मैं तुम्हारी रक्षा इस कुएं में वास करती दुष्ट प्रेतात्माओं से अवश्य कर रहा हूँ, अन्यथा वो अब तक तुम्हें मार चुके होते। पर तभी, वाह, यही है सूखा कुआं। सूखी लकड़ियाँ कुएं की दीवार उखाड़ लो,
पिताश्री मुझे निकालो। अरे ये बालक शायद कुएं में गिर गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा है। हम इसे निकाल देंगे। रोने से कोई लाभ नहीं है। माँ उछलकर उस शाखा को पकड़ने की चेष्टा करता हूँ। अगर वो शाख मेरे हाथ में आ गई तो फिर बाकी शाखाएं पकड़ पकड़ कर मैं कुएं से बाहर निकल सकता हूँ। शाखा को पकड़ने के लिए मोहक से वापस उछला। जय बजरंगबली। उसी वक्त उसे पकड़ लिया बांकेलाल बुजुर्ग के भूत ने। घबराओ नहीं बालक, मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। तब तक हम सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लें। अरे मैं सिर्फ उछला ही था, ये तो अपने आप उड़ने लगा। मुँह के भूत दिखाई नहीं दे रहे थे। जाओ बालक, अपने घर जाओ। अरे वाह, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने आप उड़कर इधर आ गया। इसका मतलब मैं उड़ भी सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ से भी उड़कर ही महल जाऊँगा ही। लेकिन इस बार मैं उड़ा क्यों नहीं। ये नादान समझ रहा है कि ये खुद उड़कर कुएं से बाहर निकला है। ये पृथ्वी पर भटकने वाली आत्माएं होती तो इस कुएं में आने के बाद बाहर न निकल पाती और न ही उस बालक को बाहर निकाल पाती है। और फिर द्वारपाल चाचा, द्वार खोलो, मैं राजकुमार हूँ। अरे राजकुमार जी लौट आए। मेरा पुत्र, मेरा मोहक, ये तो सचमुच अपने आप ही लौट आया। चलो भाई चलो, अब डर कोई काय का। भोजन आराम करो। आलू गोभी की सब्जी मैं खुद बनाऊंगा, खुद बांटूंगा। पिताश्री मैं बांटता हूँ और मैं पता लगाऊंगा उस रहस्य का कि आखिर बांकेलाल हर बार मुझे बाहर जाकर चौपाई पर बैठने को क्यों कह देता है। सेनापति तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा बांकेलाल के घर की ओर। मुझे तो श्राद्ध के दिनों में घट रही सभी घटनाओं में बांकेलाल का ही हाथ लग रहा है। थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर उस जिसका इन घटनाओं में मुख्य हाथ था वो यहाँ बैठा अपने बाल नोच रहा था। सेनापति लार सिंह, ये तुम्हारी तीसरी विफलता है। राजकुमार मोहक सिंह विक्रम सिंह को इतनी जल्दी कैसे मिल गया पता नहीं महाराज। मैंने तो उसे सूखे और अंधे कुएं में फेंक दिया था जहाँ से कोई बाहर नहीं आ सकता, और जहाँ से एक बच्चा भी बाहर आ गया वो भी अपने आप। लानत है तुझ पर सेनापति, हमारी ये योजना भी विफल रही। अरे तू पंखा ठीक से नहीं झेल सकती क्या? बार बार मुंह पर मारे जा रही है। सेनापति लार सिंह, हमें कुछ नहीं पता, बस कल श्राद्ध का आखिरी दिन है। अगर कल भी हम श्राद्ध में विघ्न डालने में सफल न हुए तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अब कान खोलकर सुन लो, कल के श्राद्ध का भोजन रोज की तरह सुबह प्रातः ही बनना आरंभ हो जाएगा। तुम किसी भी तरह उस सारे भोजन में तीक्ष्ण विष मिलाकर सारा खाना ऐसा खराब कर दो कि उसे खाते ही सबका बोला राम हो जाए। ऐसा ही होगा महाराज, इस बार ऐसा ही होगा। इस बार ऐसा ना हुआ सेनापति तो हम तुम्हारा मुंह काला करके गद्दे पर बैठा कर तुझे पूरे राज्य का चक्कर कटवाएंगे। तड़क। सेनापति लार सिंह के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी, किंतु वह काम उसके लिए जरा भी कठिन न था। आजकल हजारों ब्राह्मणों को रोजाना भोजन करवाया जा रहा है। राजा को नित्य नए कर्मचारियों की जरूरत रहती है। और फिर वह जा पहुंचा विशालगढ़ के भर्ती केंद्र में। इस वेश में मुझे भी राजा की रसोई में काम मिल जाएगा। यहाँ भर्ती केंद्र में है सभी लोग। दिहाड़ी का काम करोगे, जो मैं दूंगा चुपचाप ले लोगे, ज़्यादा तो चपड़ तो नहीं करोगे? नहीं प्रबंध जी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अंदर आ जाओ।
यहाँ पर राज के रसोई घर में। वाह, रसोई तक तो मेरी पहुँच हो गई। अब मैं सबकी निगाहें बचा बचा कर ये मेरी छिपकलियाँ सारे खाने में गिराता जाऊंगा। मेरा काम पूरा हो जा गया। अब तबीयत खराब होने का बहाना करके मैं यहाँ से खिसक जाऊंगा। इस बार महाराज की योजना अवश्य पूरी होगी और मेरा मुंह भी काला होने से बच जाएगा। इधर छिपता छिपाता सेनापति भी पहुंच चुका था बांकेलाल के घर के पिछवाड़े की खिड़की पर। आज सभी रहस्यों पर से पर्दा उठ जाएगा। उसी वक्त भी बांकेलाल भोजन बनाने में जुटा था। अरे खुसरो बुड्ढो, अब तुम मुझ पर रहम करो। तुम्हें बना बना कर खिलाते खिलाते मेरी कमर टूट गई है। मैं कितने दिनों से सोया भी नहीं है। हाय बांकेलाल, आज आखिरी दिन है, इसके बाद तू आराम से सोना। हाँ बांके बेटा, आज शाम को हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या सच? बिल्कुल सच बांकेलाल। बांकेलाल किससे बातें कर रहा है और 7 पतलों में बांकेलाल जो भी खाना रखता है वो अपने आप कैसे गायब हो जाता है। कुछ सोचते सोचते बांकेलाल का मस्तिष्क एक शैतानी से भर उठा। मैं भी कितना पागल हूँ जो अपने सात पूर्वजों का कोई फायदा नहीं उठा रहा, बल्कि बार बार मेरे पूर्वज राजा बलि सिंह के छिपाए हर जाल को काट कर मेरे दुश्मन मुच्छड़ का फायदा कर रहा है। राजा बलि सिंह की हरकतों से लगता है कि वो मुच्छड़ का श्राद्ध बिगाड़ना चाहता है, जबकि यह काम तो मुझे करना चाहिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर श्राद्ध का आयोजन बिगड़ गया तो जिस प्रकार से मेरे पूर्वजों ने नीचे आकर मेरे नाक में दम कर दिया है, उसी प्रकार मुच्छड़ मनहूस के पूर्वज भी नीचे आकर उसकी नाक में दम कर देंगे। मेरे तो साथ ही हैं, पर मुच्छड़ मनहूस के तो बीसियों है। मन ही मन ऐसा सोचकर बांकेलाल एक पेट पकड़ कर खड़ा उठा। अरे बांकेलाल को क्या हो रहा? मेरे पेट में भयानक दर्द है, शुरू हो गया है। बांकेलाल, कहीं तुम बहाना तो नहीं कर रहा? अगर बहाना कर रहा है तो लात खाने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मेरे पेट में सचमुच का दर्द हो रहा है। आखिरी दिनों में मैं बहाना क्यों बनाऊंगा? मैं तो मर गया। तो फिर हमें बता कि हमें क्या करें जिससे तेरा पेट ठीक हो जाएगा। ये बांकेलाल बातें किस लिए कर रहा है? ये चक्कर क्या है? अगर तुम मुझे महल में 56 तरह के पकवानों से भरे बर्तनों के पैंदी के थोड़े थोड़े भोजन की खिचड़ी बनाकर ला दो तो ये दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है बांकेलाल, हम खिचड़ी लेकर अभी आते हैं, वरना तू ठीक नहीं होगा। अगर तू ठीक नहीं होगा तो हमें आज भूखा ही रहना होगा। उन सभी के महल जाते बांकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। ओ मारा पापड़ वाले को, अब मेरे ये 7 बुजुर्ग रिश्तेदार भूत बूढ़े जो मेरे हाथ का श्राद्ध का खाना खाने आए हैं, महल में पका श्राद्ध का सारा खाना खाकर ख़त्म कर देंगे। ही। ओह, ये बांकेलाल को कोई खतरनाक चाल चल रहा है। मुझे फौरन ही महल में जाकर खाना खराब होने से बचाना चाहिए और बांकेलाल की पोल खोलनी चाहिए। सेनापति ने घोड़े को खूब तेज दौड़ाया। भूत बूढ़े को भला महल में पहुंचने में कितनी देर लगती थी? यही है महल की रसोई, सारा खाना तैयार है, किंतु इन विशाल महल बर्तनों की पैंदी से थोड़ा थोड़ा खाना लाने के लिए हमें इन बर्तनों को नीचे गिराना होगा। भोजन के बर्तनों को फर्श पर लुढ़कते देख वहाँ कार्यरत सभी कर्मचारी भयभीत हो उठे। ये क्या, सभी बर्तन अपने आप कैसे गिर रहे हैं? टुनक, जल्दी करो, एक छोटे बर्तन में इन बर्तनों की पैंदी का थोड़ा थोड़ा भोजन कर लो। ये बर्तन हवा में कैसे उछल रहा है और भी कढ़ी भी
भूत, रसोई में भूत आ गया, जल्दी करो, न जाने वहाँ हमारे बांकेलाल का क्या हाल होगा। बर्तन भर गया, अब यहाँ से चलो चलो। थोड़े समय सेनापति घोड़े दौड़ाते हुए अंदर गया। सेनापति, ये क्या बदतमीजी है, जूते उतारना तो दूर रहा, तुमने घोड़ा भी बाहर नहीं छोड़ा। बात ही कुछ ऐसी है महाराज कि मुझे घोड़े से उतरने का भी समय नहीं मिला। मगर इससे पहले कि सेनापति कुछ कहता तभी महाराज भूत, महाराज भूत, रसोई में भूत, भूत भूत भूत। यह सब क्या है? खान पान मंत्री कहाँ है भूत? वैसे ही खान पान मंत्री ने सब कुछ बताया कि सेनापति ने के कान खड़े हो गए। महाराज, ये नहीं बांकेलाल की साजिश है, बांकेलाल ने सारा खाना खराब करवाया है। बांकेलाल की चाल? क्या बकते हो सेनापति? तब सेनापति विक्रम सिंह को सारी बातें बताता चला गया। यह सुनते विक्रम सिंह की आंखों में भयानक आंसू आ गए। नहीं, मेरा प्यारा बांकेलाल ऐसा नहीं कर सकता। चुप हो जाइए महाराज। तभी महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ प्रबंध मंत्री? महाराज, खराब खाने के प्रत्येक बर्तन में छिपकलियां मिली है। किसी ने भोजन में छिपकलियां मिला दी थी। क्या छिपकलियां? ओह, अगर वह जहरीला भोजन ब्राह्मणों को परोस दिया जाता तो ये उनका आखिरी भोजन होता। इसका मतलब अगर बांकेलाल कुछ चक्कर ना चलाता तो जहरीला खाना खाकर हम सब मारे जाते। मेरा प्यारा बांकेलाल। इसी वक्त जाकर उसकी पूड़ियों ले सकता, परंतु श्राद्ध खत्म होने से पहले मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और खाना बनवाओ। सेनापति, कमबख्त, देखा, तुझ महल में रहकर भी दुश्मन की चाल को नहीं देख पाए और बांकेलाल ने वहाँ बैठे बैठे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करके कईयों के प्राणों की रक्षा कर ली। क्षमा महाराज। तभी ऐसा महामंत्री ने कहा, ये काम भी राजा बलि सिंह का ही होगा, क्योंकि जब से श्राद्ध शुरू हुए हैं वो एक के बाद एक विघ्न पैदा कर रहा है। महाराज, मैं जा रहा हूँ। अब उसका सिर ढाल से सजाकर आपको भेंट में दूंगा। तभी महाराज, मैं सीधा रणभूमि से भाग आ रहा हूँ। वहाँ पर राजा बलि सिंह अपने सेना लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने कहा है कि उसे घातक गिनती आती है और वो 10 तक गिनेगा। अगर उसकी गिनती पूरी होने तक आप रणभूमि में नहीं आए तो वो यहाँ आ जाएगा। अरे, तुरैयों की आवाज़ें, इसका मतलब राजा बलि सिंह अपनी सेना लेकर यहीं आ रहा गया। बांकेलाल भी तो यहाँ नहीं है, पर मैं जो हूँ। आप फिक्र न करें महारानी जी, मैं दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं जा रहा हूँ, अपनी तलवार पर धार लगाकर मैं बलि सिंह का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। हुन की होगा। सूर्यास्त के साथ श्राद्ध खत्म होगा और जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। महामंत्री, बांकेलाल को दुश्मन सेना के आगमन का समाचार भेजो और राज्य के सभी हलवाइयों से मिष्ठान खरीदकर राजा बलि सिंह को उपहार स्वरूप मिष्ठान के थाल भेजकर युद्ध टालने का प्रयास करो। जो आ गया महाराज। इधर बांकेलाल, लो हम खिचड़ी ले आए। मेरा दर्द तब ठीक होगा जब तुम सब धीरे धीरे सूर्यास्त की खिचड़ी खाकर खत्म करोगे। हम समझ गए। क्या? लात। ये क्या कर रहे हो? खुसड़ो। बांकेलाल, कमबख्त, तू हमारा बाप नहीं, हम तेरे बाप हैं। तू हमें नहीं चला सकता। तेरी खिचड़ी गई भाड़ में। चलो खाना बना। पर अब तो सूर्यास्त होने को है। ये खाना कब बनाएगा और हम कब खाएंगे?
पर तभी बांकेलाल जी राजा बलि से युद्ध के लिए ललकार रहा है। हमारे महाराज ने युद्ध टालने के लिए उसे मिठाइयाँ भेजी है और तुम्हें वहाँ बुलवाया है। तो ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। बांकेलाल जी शायद कसरत कर रहे हैं। और बांकेलाल को सूझ गई भूत बूढ़ों से छुटकारा के तरकीब। जाओ, वो सारे मिष्ठान खा लो जो राजा बलि सिंह को भेजे जा रहे हैं। वाह, पहले ही ऐसा कर देता तो तुझे इतने दिन खाना नहीं बनाना पड़ता। सातों भूत बूढ़े बांके को वहीं पटक कर बाहर निकल गए। बांकेलाल, हम चले। आह, मेरा पिंड छूटा। अब आएगा मज़ा जब घुसर मुच्छड़ की भेजी मिठाइयाँ खा जाएंगे। आक्रोधित होकर राजा बलि सिंह महाराज पर आक्रमण कर देंगे। मैं भी जाकर देखूंगा ये नज़ारा है। महामंत्री, सेनापति और सैनिक मिष्ठान के थाल लेकर राजा बलि सिंह की सेना की तरफ बढ़े। सैनिकों, सभी मिष्ठानों के नाम जोर जोर से बोलो ताकि दुश्मन के मुंह में पानी आ जाए और वो ये मिष्ठान खाने के लिए व्याकुल हो उठे। राजा बलि सिंह भी दुश्मन सेना को आता देख चुका था। सेनापति लाल सिंह, दुश्मन आ पहुंचा है, पर वो मोटा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। लगता है वो श्राद्ध छोड़कर नहीं आएगा और हमें उसे ऐसा करने पर विवश करना है, वरना उसके श्राद्ध का आयोजन पूर्ण हो जाएगा और हमारी अभी तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि हमें एक महात्मा ने बताया कि श्राद्ध के पूर्ण होने के कारण ही उसका राजधन धान्य व शक्ति से भरपूर रहता है और वो हर समय एक बड़ा राजा बना रहता है, जबकि बड़ा राजा बनाना चाहता हूँ मैं। पिछली बार भी तुम अपना काम करने में असफल हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हारा मुंह काला करके गद्दे पर घुमाया था, पर अब भी नाकाम हो गए तो गद्दे को तुझ पर घुमाऊंगा। इस बार नाकाम नहीं होऊंगा महाराज। किंतु ये मिष्ठान की गंध कहाँ से आ रही है? सूंघ 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 कर तभी रसगुल्ले 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 रसमलाई रसमलाई भी लाल लाल लाल, गाजर का हलवा गाजर का हलवा, इमरती रबड़ी रबड़ी, मैं नहीं रुक सकता। यम यम लाल लाल इमारती। रुक जाइए महाराज। पेठा, बादाम की बर्फी, सतरंगी बर्फी, रबड़ी, गुलाब जामुन। ही हम मुझे चक्कर आ रहा है। लगता है दुश्मन को महाराज की कमजोरियों का पता चल गया है, तभी वो महाराज की शक्ति को छीन किए जा रहा है। ओह, काफ़ी लार बह जाने से महाराज की शक्ति भी चुकती चली जा रही है। उनकी शक्ति तभी वापस लौटेगी जब उन्हें कोई पकवान खाने को मिले, और मैं तो कोई मिठाई या पकवान भी साथ नहीं लाया। सैनिकों, आगे बढ़ो और दुश्मन के हाथों से मिठाई छीनकर महाराज को जल्दी से खिलाओ। राजा बलि सिंह लार की नदियां बहाता विशालगढ़ की सेना की ओर दौड़ा चला जा रहा था। चम चम रांची हलवा, सोन पहाड़ी पतीसा ही हम, और मोहन भाग मालपुआ ही। सेनापति, जल्दी से मिठाई मेरे मुंह में डालो। आह, लेकिन तभी ये मिष्ठान और ये पकवान हमारे हवाले करो। अरे, हमसे थाल कौन छीन रहा है? महामंत्री जी, मुझे लगता है कि बांकेलाल के पूर्वज यहाँ भी आ पहुँचे हैं और मिठाइयाँ छीन रहे हैं। भूत बुड्ढों के भय से सभी सैनिक मिठाइयों के थाल वहीं फेंक कर भाग खड़े हुए। भागो, भूत आ गया। रुक जाओ कमबख्त कायरो। मैंने जानबूझकर जोर से बोला था ताकि सारे सैनिक भाग जाएं और उन्हें रोकने के लिए आवाज़ें लगाता हुआ मैं भी पीछे पीछे भाग जाऊं। मेरे भी दिमाग का जवाब नहीं।
भूत बुड्ढों का नाम सुनकर वापस भागे राजा बलि सिंह के सैनिक भी। भागो, यहाँ तो भूतों का डेरा है। हे वाह, यह रसमलाई खाकर आनंद आ गया। फिर सूर्यास्त के साथ ही खाली थाल एक के बाद एक नीचे गिरे। अब हमें वापस लौटना होगा। बांकेलाल बेटे ने हमें तृप्त कर दिया। तभी एक सेनापति ने अपने कुछ बहादुर से सिपाहियों के साथ राजा बलि सिंह और लाल सिंह को बंदी बना लिया। तुमने धोखे से महाराज को परास्त कर दिया। अगर मिठाइयों के नाम सुनकर महाराज की लार गिरने से उनकी शक्ति छीन न हुई होती तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देते। सिर्फ थोड़ी सी मिठाई दे दो, फिर देखो मेरा कमाल। बांकेलाल का माथा ठनक गया। ओह, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? मुझे पता होता कि मिठाई खाने से राजा बलि की शक्ति बढ़ जाती है तो मैं भूत बुड्ढों को क्यों भेजता। और फिर महल पहुंचते ही बांकेलाल दे पुच्ची, मुच्छड़ तेरा सत्यानाश हो जाए, तुझे कीड़े पड़े और बुड्ढों की नरक में भी चैन न मिला। ठीक है, घुसड़ बुड्ढों को नरक में भी चैन न मिला। इस प्रकार ये बांकेलाल का कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।